हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज हम बात करेंगे 4 मई 2025 के नीट एग्ज़ाम की। और इस लेक्चर के अंदर हम इस जो लेक्चर होएगा 90 क्वेश्चंस होंगे उसको मैंने तीन तीन वीडियो के अंदर डाला है। तो हर वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे। और इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके नीट एग्ज़ाम के अंदर, उसके साथ साथ एनसीईआरटी की लाइन भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी लाइन से कौन सा पेज नंबर है और कौन सा चैप्टर नेम है जिसमें से इस क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट वीडियो है 2025 नीट की, जो 4 मई 2025 को हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सुकिनेट, जो डिहाइड्रोजिनेज है वो बोला जाता है। देखो अब क्वेश्चन क्या होता है, जो पहला पॉइंट क्या होता है, ईटीएस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो होती कहाँ पे है। तो आपको पहला क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि ये होती कहाँ पे है। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और ये दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक अपना जो रोल है वो प्ले करती है। तो ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन प्लांट, पेज नंबर 160 से पूछा गया है। देखो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3। एक चीज़ याद रखोगे आप, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसके अंदर 5 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका नाम अलग अलग होता है। आपकी बार कॉम्प्लेक्स 2 पूछा गया है, हो सकता है 2026 के अंदर 3, 4 कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स कितने हैं? 5 हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कॉम्प्लेक्स 1 क्या है? जो NADH डिहाइड्रोजिनेस। जो कॉम्प्लेक्स 2 है सुकिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स जो 3 है साइटोक्रोम रिडक्टेस। जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो है ATP सिंथेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो PCR है तो उसके अंदर जो एम्पलीफाई करते हैं DNA को, तो उसकी इक्वेशन क्या रहती है। तो ये पेज नंबर 160 पे है बायोटेक्नोलॉजी पे, और वो यहाँ पे लिख रखा है ईच साइकिल डबल द अमाउंट ऑफ DNA। डबल द अमाउंट ऑफ DNA का मतलब क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल एम्प्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मतलब 2n इसका जो है राइट आंसर है। एक चीज़ याद रखोगे, आपके पास डीएनए है, ये आपके पास डीएनए है, इसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम है। और अगर आप इस क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको एक रिएक्शन, जो आपकी जो टेक्निक है वो पीसीआर रहेगी। तो ये क्या करती है, ये डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ उस एक चीज़ आप याद रखोगे, यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दे रखी है कि ईच साइकिल डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए, जिसकी वजह से लीडिंग द एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n। एक चीज़ आप याद रखोगे कि आपके जो पीसीआर साइकिल होती है उसमें तीन फेस थ्री जो फेस होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। जो थर्ड स्टेप होता है उसके अंदर जो 3 फेस होते हैं उसके अंदर एक बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया कौन सा है, एक तो ये याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास। बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस है। इसकी खास वजह क्या है, जब आप उसमें जो जो स्टेप्स होते हैं, जब आप डीनेचुरेशन करते हो अपने डीएनए की, तो उसके अंदर ये क्या करता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए पे अटैच करते हैं ताकि जो आपका डीएनए है वो एम्प्लीफाइड कर सके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ड्रॉबैक्स हैं एडॉप्शन की, वो आई ऑफ एडॉप्शन ऑफ द IVF मेथड की क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका 1। तो इसमें है, देखो ये जो पेज नंबर 48 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसके अंदर देखो यहाँ पर जो आपके लीगल अडॉप्शन भी दे रखा है। और साथ में जो ऑर्फन्स भी हैं, हैव सो मैनी ऑर्फन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। तो जो कंसर्न है IVF के वो ये हैं कि सबसे पहला ये एक्सपेंसिव है भाई। दूसरा क्या है, ये रिड्यूस करेगा इंटरेस्ट ऑफ अडॉप्टिंग ऑर्फन्स। अगर सबके अपने बच्चे हो रहे हैं तो ऑर्फन्स के अंदर अडॉप्ट का जो इंटरेस्ट होएगा वो लोगों का वो कम होएगा। और ऐसा भी हो सकता है IVF के अंदर के जो एम्ब्रियो बन रहा है किसी का, तो लॉस के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। अदर ऑप्शन क्या है, हाई मैटरनल फर्टिलिटी भी हो सकती है, अनएवेबिलिटी ऑफ इन इंडिया। और इसके साथ साथ क्या है, नॉट जनरली सपोर्ट बाय द करंट एविडेंस। अब कोई भी इंसान है IVF के अंदर, उसकी स्पर्म नहीं बन पा रही या ओवा नहीं बन रहा, तो सैरोगेट मदर से लेना या फिर किसी डोनर से वो लेने में उसको, मतलब उसको जनरली वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसका आंसर क्या है, BDF। सबसे पहला क्या है, ड्रॉबैक क्या है IVF के, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट लगते हैं। दूसरा क्या है, लेक्स एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स।
तो उसकी तरफ कम जाएंगे, और एफ में क्या आएगा, पॉसिबिलिटी दैट अर्लियर एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। एक चीज़ आप याद रखोगे कि जो आईवीएफ होता है उसके अंदर ये नहीं कि आपने आईवीएफ से जो बच्चा है वो आपने लगवा लिया और उसके जो चांसेस हैं जीने के वो ज़्यादा हैं, वो बहुत कम चांसेस होते हैं, 90% तो सर्वाइव नहीं कर पाते, 10 to 15% का जो रेशो होता है उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। उसके साथ है नेक्स्ट पूछा गया है, जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स, उनमें पूछा गया है कि ब्लड वेसल्स बताओ जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। मतलब अगर मेंढक है, ये इसकी पूरी बॉडी है और ये इसका हार्ट है, कंसिडर कर लेते हैं, ये बॉडी से जितना भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं आप इनटू द हार्ट, तो ये किसके थ्रू जाएगा, विद द हेल्प ऑफ वेना कैवा, ये है। तो आपको ये याद रखना है कि ब्लड वेसल्स दैट कैरी डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हार्ट इज वेना कैवा। यहाँ पे भी देखो आपको लिखा मिलेगा जो एनसीईआरटी की लाइन है कि डिफरेंट ऑफ द, देखो, द वेन कोलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द हार्ट फ्रॉम द वेनस ब्लड। उसके साथ साथ एक वेना कैवा की है कि इट रिसीव द ब्लड थ्रू द मेजर वेन, इट इज कॉल्ड वेना कैवा। ठीक है। और एक चीज़ आप ये भी पूछ से देख सकते हो साथ में कि जो हार्ट है जो फ्रॉग का, वो 3 चैम्बर का होता है, उसमें जो 2 एटेरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, और जो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है वो पेरिकार्डियम की होती है, और जो आपका ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनस जॉइन टू द राइट जो एट्रम से। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की। तो जो सेल एंड स्ट्रक्चर का एंड का फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन है 8 पेज नंबर 85 पे, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, द फाइव को जो केमिकल अप्रोच टू स्टडी द अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। मतलब अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइक, तो उसका आंसर बैठेगा बिल्कुल, देखो लाइन टू लाइन उठ के आ रही है, साइको जो केमिकल अप्रोच है ताकि हम स्टडी कर सकें अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे, और पेज नंबर 88 पे। तो क्वेश्चन पूछा गया है आरएनए वर्ल्ड से, तो ये बिल्कुल यहाँ पे टॉपिक का नाम है आरएनए वर्ल्ड है। तो उसमें देखो लिखा गया फर्स्ट आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। तो देखो इसने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो आरएनए है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने देखो यहाँ पे बोला कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने देना है। ठीक है। तो उसने बोला कि आरएनए अगर फर्स्ट था तो ये एक्ट करता था एज अ जेनेटिक मटेरियल और ऑल्सो कैटलिस्ट। तो देखो यहाँ पे भी एविडेंस सजेस्ट किए गए हैं कि ये कैटलिस्ट काम कर रहा था, और सम इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग एंड ऑल समथिंग लाइक दिस, एंड बीइंग रिलेटिव आरएनए इज अनस्टेबल। दूसरी स्टेटमेंट में लिखा है कि डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। तो यहाँ पे अगर आपकी एनसीईआरटी भी चेक किया जाए तो यहाँ देखो बिल्कुल क्लियर लिखा है डीएनए हैज इन्वॉल्व फ्रॉम आरएनए विद अ केमिकल मॉडिफिकेशन। तो उसमें थोड़ी सी चेंज आई है, बट जो डीएनए है वो स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, अभी हमें पता है कि स्टेबल है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी से बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर बैठेगा 1। बोथ स्टेटमेंट्स आर 1 and 2 आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एपिफाइट्स। एपिफाइट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी पेड़ है उसके ऊपर कोई और पेड़ छोटा सा पौधा निकला है, दैट इज कॉल्ड एपिफाइट। मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो आपसे पूछा गया कि एपिफाइट्स जो ग्रो करते हैं मैंगो ब्रांच के ऊपर, जो आम का जो टहनी होती है उसके ऊपर ग्रो करते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है। तो ये चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पेज नंबर 201 से पूछा गया है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंशलिज्म, बिल्कुल एनसीईआरटी से पूछा गया है। यहाँ पे देखो आपको लिखा होगा ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन एपिफाइट्स एंड द मैंगो ब्रांच। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन ग्रो कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्चिड ग्रो कर रहा है, और मैंगो की ब्रांच पे अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये पूछ सकते हैं। ब्रैंकल्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं जो बैक ऑफ अ व्हेल बेनिफिट। तो इनका दोनों जो एग्जांपल दे रखे हैं, व्हेल वाला एग्जांपल दे रखा है, मैंगो वाला दे रखा है, इसमें आप ये भी लिखोगे नाइदर द मैंगो ट्री नॉट द व्हेल ड्राइव एनी अपेरेंट बेनिफिट। तो आप क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कॉमेंशलिज्म। कॉमेंशलिज्म में क्या है, दो इंट्रैक्शंस होती हैं, हमेशा दो स्पीशीज के अंदर इंट्रैक्शन हो रही है। तो इसमें क्या होता है, इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड
और दूसरी स्पीशीज को ना उससे फायदा है ना घाटा है उसे, मतलब प्लस माइनस दोनों जीरो चलेगा। तो आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसे भी शो कर सकते हो, एक को तो प्लस है बेनिफिट है और दूसरों को जीरो, मतलब ना उसको माइनस है और ना उसको प्लस है, मतलब उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंशलिज्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेल ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ पेज नंबर 91 से पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि राइबोसोम, पहला पॉइंट होना चाहिए राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स होती हैं ऐसे, दो, एक नीचे को और एक ऊपर को, जो राइबोसोम है। देखो दो तरह के सेल है, एक प्रोकैरियोट है एक यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में 70s होता है और यूकैरियोटिक में 80s होता है। जो जो 70s होता है वो आगे दो में फट जाता है, 50s और 30s, और जो 80s है वो 60s और 40s में। तो आपको, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, ये चीज़ आपने पढ़ी है, तो आप उस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने एक चीज़ याद रखा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछेंगे। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s, बिल्कुल हमने पढ़ा है 80s है, और राइबोसोम तो मतलब ए बिल्कुल सही है। आप ऑप्शंस में जाके देखो, ए बिल्कुल तीन ऑप्शंस में आ रहा है, मतलब डी तो है ही नहीं। ठीक है। अब आप क्या करोगे, ईच राइबोसोम टू सेगमेंट, बिल्कुल एक लार्जर होती है एक स्मॉल होती है, बिल्कुल, तो बी भी आ गया आंसर। तो तीन ऑप्शंस में ए बी ए बी ए बी चल रहा है, मतलब इन एक दो और तीन में से एक है। अब हम चलेंगे सी की तरफ। जो 80s है वो 60s और 40s में करता है, बिल्कुल सही है ये, और 70s 50s और 30s में, बिल्कुल ठीक है। मतलब ऑप्शन क्या है, ए बी सी। अब डी को भी देख लेते हैं। द टू सब यूनिट 80s राइबोसोम, जो 60s 20s, ये बिल्कुल गलत है। और टू सब यूनिट 80s और 30, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर इज व ए बी सी। उसके साथ साथ आप एक ये चीज भी याद रखोगे कि जब बहुत सारे राइबोसोम्स, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल देखो ये लिखा हुआ है ना, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स होते हैं क्या है। जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक किसकी, ये कौन सी चेन है, ये है मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए के साथ एक लाइन में साथ में एक लाइन में चिपक जाते हैं बहुत सारे राइबोसोम, दैट इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स। ये आप याद रखोगे फॉर अ नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अब पूछा गया है कि एग्जाम्पल बताइए आप एक्स2 कॉन्जर्वेशन के। अब ये क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन का, 225 पेज नंबर पे। तो एक्स2 कॉन्जर्वेशन में है तो होता क्या है कि जो थ्रेटन एनिमल्स और प्लांट्स हैं, आप क्या कर रहे हो, कोई भी जानवर है या प्लांट है जिसको अभी बहुत ज़्यादा खतरा है, उसको आप कहाँ से निकाल के लेके आ रहे हो, नेचुरल हैबिटेट से, जंगल वंगल से आप निकाल के लेके आ रहे हो, और कहाँ पे डाल रहे हो उसको, इन अ स्पेशल सेटिंग्स वेयर द प्रोवाइड, जहाँ पे आप उसको प्रोटेक्ट करोगे और स्पेशल केयर दोगे। एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर दे रखा है, जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन। तो आंसर इज थर्ड। तो आंसर थर्ड है, मतलब आपका इंश्योर है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी नीट वगैरह की, तो योर जो नीट जो आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी है, इट शुड बी मैंडेटरी, इट शुड बी लाइक अ बाइबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। पूछा गया है इकोसिस्टम से, पूछा गया है 207 पेज नंबर से पूछा गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट दी गई है दो, और मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछी गई है। तो पहली स्टेटमेंट पूछी गई दिखाई गई है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम का वो सोलर है, ये बिल्कुल राइट आंसर है कि सोलर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी स्टेटमेंट में पूछा गया द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल भी नहीं है। it is a gross primary productivity, GPP, it's not a NPP, it's a GPP। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड जो स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट है, तो इसका राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बीमारियों से, जो जितने भी आप ये गैस्ट्रो कार्डियो या फिर नेफ्रो पढ़ रहे हो, उनके पीछे जो उनकी जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनको आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेज नंबर N+1 है कि जो बायो है उसमें से पेज नंबर 214 227 190 से पूछा गया है। तो सबसे पहले है एम्फिसीमा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉनिक डिजीज ऑर्डर है, मतलब बहुत लंबे समय से चल रही है बीमारी, और ये किसकी है, इसमें एल्वोलाई वॉल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज, उसकी वजह से सरफेस कम हो जाता है। तो अगर ये बीमारी है तो वह एक का दो बेटर है। तो आंसर एक वन का दो है। टेटनस के अंदर क्या होता है, रैपिड जो है स्पाज्म जो है इस, क्योंकि जो कैल्शियम का लेवल है कम हो जाता है। तो डी का वन है, तो एक और दो में से आंसर बैठ होना चाहिए इसका।
और उसके बाद है ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सी का थर्ड है, सी का जो है फोर्थ है, सॉरी, इन्फ्लामेशन ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी। तो इसका आंसर है बी। आपको अगर आपको एक या दो भी थोड़ी सा आइडिया है आपको डिसऑर्डर का, तो ये क्वेश्चन इजीली निकल आएगा, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पेज नंबर 12 और 13 में पूछा गया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिए गए हैं और उसने बोला है कि स्टेटमेंट में जो भी करेक्ट होगा आप उसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर ये आएगा कि पूछा गया है कि जो बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन फ्लावर इज नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बिल्कुल राइट है। देखो यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोथ विंड एंड वाटर पोल्यूशन पोलिनेटिंग फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ना तो वो कलरफुल होते हैं, ना उनमें रंग होता है, और ना नेक्टर प्रोड्यूस करें। नेक्टर मतलब वो शायद प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद लिखा हुआ है कि द फ्लावर प्रोड्यूस एनवर्स अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन द विंड एंड वाटर एंड द फ्लावर, बिल्कुल सही बोला है। आप देखो एक क्वेश्चन याद रखो कि एक मेल होता है, एक फीमेल है। अगर ये मेल है और ये फीमेल है, इतने दूर दूर बैठे हैं ये, और इनको पॉलिनेशन करना है। पॉलिनेशन किससे करेंगे, या तो वो हवा से कर रहे हैं या वो पानी से कर रहे हैं, H2O से, ठीक है। अगर इसको यहाँ से मेल गैमेट इसको ट्रांसफर करना है फीमेल को, तो उसको बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन सिक्रीट करने पड़ेंगे। ये एक तरह का कॉम्पनसेट होता है, कोई ना कोई तुक्का तो उसका लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात इसने बोली है कि अगर हवा या पानी से पॉलिनेशन करना है तो उसको पोलन ग्रेन को जो है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में देने पड़ेंगे, तभी जाके वो पोलन जो हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे। तो ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो राइट आंसर इज 1। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, पेज नंबर 152। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन डिस्टिलेटेड एल्कोहलिक बेवरेज बाय ईस्ट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सी जो यीस्ट कौन सी है, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये आपको पहला तो यही याद होना चाहिए कि ये एक तरह की ये ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ होती है और वाइन मेकिंग में भी यूज़ होती है। तो आपको यहाँ पे देखो कि कौन सा पूछा गया है, विदाउट डिस्टिलेशन, है ना। विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, नॉन डिस्टिलेशन। तो कौन कौन सी है, विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस बाय। देखो अगर पूछा गया है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन तो यहाँ पे लिखा गया है तीन है, विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है। और अगर पूछा है विदाउट पूछा गया तो वाइन एंड बियर। तो यहाँ पे वाइन है नहीं, तो आपके पास आंसर क्या बचता है, आपके पास बियर। तो जो थर्ड आंसर है ये क्या है, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद स्टेटमेंट पूछी गई है। स्टेटमेंट में ये पूछा गया है, पेज नंबर 67 है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट में बोला गया है कि आप करेक्ट आंसर कीजिए इस स्टेटमेंट का। तो इसने बोला है कि जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसमें प्लस जो ये है, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखा रखा है कि जो ये प्लस है दिस इज़ फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, जाइगोमॉर्फिक। तो ये तो गलत बात है, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है इसकी। तो और जो जी हाइफन नीचे की तरफ है दिस इज अ इन सुपीरियर। देखो जी हाइफन जो है वो सुपीरियर ओवरी के लिए है ना कि, जबकि जी हाइफन ऊपर है तो इन्फीरियर ओवरी। तो ये इसका जो है राइट आंसर नहीं है। स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। जो फ्लोरल जो प्लस है ये एक्टिनोमॉर्फिक नेचर इन द, बिल्कुल सही है, और ये सुपीरियर ओवरी है। तो राइट आंसर ओनली है स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट इज 2, तो उसका आंसर बैठेगा 2। तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है। आपको ये याद होना चाहिए, फ्लोरल सिंबल्स आपको याद होने चाहिए कि किसको क्या बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पूछा गया है स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, और ये करता क्या है। तो आप देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा है, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर 153। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड ये एक मॉडिफाई बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको आप क्लोट बस्टर भी बोलते हो। और ये क्या करता है, क्लोट बस्टर क्लोट द ब्लड वेसल टू द पेशेंट विद द अंडरगो माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। आप ये भी याद रखोगे कि ये किसके लिए होता है, माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन,
ये आप साथ में याद रखोगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या कौन सा है? इसका राइट आंसर है 4। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोमोसोम बताइए कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं, तो वो क्रोमोसोम कौन सा है? क्रोमोसोम 1 है। एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में 104 पेज नंबर पे जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, क्रोमोसोम 1 हैज़ ऑलमोस्ट सबसे नंबर ज़्यादा जीन्स होते हैं। आपको ये भी याद रखना है कितने जीन्स हैं, 21698 जीन्स हैं क्रोमोसोम किस पे? एक पर। और सबसे कम किस पे है? क्रोमोसोम वाई जो है मेल्स में सबसे कम है, कितने हैं? 221। कभी यही आपसे डिजिट्स ही पूछ लें अब की बार एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम 1 है, उसके पास लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम है और वो पूरे डीएनए का 8% अकेला बनाता है वो। तो राइट आंसर 1 है। अगर पूछ लिया गया यहाँ पे लोएस्ट, तो आपके उस पे जाओगे कि वाई पे जाओगे, और वाई पे आप कितने बताओगे कि 231 जीन्स हैं उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है जो मेल फ्रो कॉपुलेटरी पैड के लिए कॉपुलेटरी पैड की लोकेशन के लिए है। पेज नंबर वो 81 है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स में। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, मेल फ्रो कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। हमें पता है कि मेल और फीमेल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनका वोकल सैक होता है, तो जो टर टर की आवाज़ आती है वो मेल कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक कॉपुलेटरी पैड भी होता है, कहाँ पे? फर्स्ट डिजिट्स ऑफ द फोर लिम्ब। यहाँ पे देखो, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, तो राइट आंसर क्या है? 4 है। जबकि ये चीज़ कहाँ पे होती है? फ्रोग, जो फीमेल फ्रोग होती है उसके अंदर ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल क्लियरली कि जो फाइटो हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, आपके जो प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं प्लांट के अंदर, उसमें हेल्प करता है। और डिले द लीफ सेंसेस इन द प्लांट, और जो डिले करता है लीफ के बुढ़ापे को, मतलब लीफ को जल्दी गिरने नहीं देता। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर कौन सा बैठेगा? इसका राइट आंसर बैठेगा आपका जो 2 है, साइटोकिनिन। अब साइटोकिनिन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर पेज नंबर 177 पे बिल्कुल क्लियर लिखा है, साइटोकाइनिन्स हेल्प इन द ओवरकम ऑफ एपिकल डोमिनेंस, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड हेल्प ऑफ डिले ऑफ लाइफ सेंसेस। ठीक है। उसके साथ जिब्रालिन को भी चेक कर लेते हैं क्या लिखता है। ये जिब्रालिन क्या करता है? स्टेम इलोंगेशन, मतलब गन्ने में बहुत ज़्यादा, शुगर केन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी स्टेम को जितना ज़्यादा वो मोटी होएगी उतना ज़्यादा उसमें जूस होएगा। उसके साथ साथ सीड जर्मिनेशन फ्लावरिंग में हेल्प करता है। इथाइलिन का आपको पता है, ये पकाने में हेल्प करता है। और एब्सिसिक एसिड क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन। जब सर्दियाँ आना शुरू हो जाएंगी तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपनी जो ग्रोथ है उसको थोड़ा कम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन। तो उसको स्ट्रेस हार्मोन को एज अ कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, ये एक तरह की जो केस स्टडी है वो पूछ ली गई है। उसमें पूछा गया है कि हमने करेक्टरिस्टिक न्यूली फाउंड एनिमल, एक नया एनिमल पकड़ा है बीइंग अ रिसर्चर। तो आपने हाउ डिड द हिस्टोलॉजी ऑफ एडल्ट एनिमल एंड ऑब्जर्व द कैविटी। आपने उसकी कैविटी को चेक किया है और उसकी मीजोडर्मल टिश्यू को भी देखा है टूवर्ड्स द बॉडी वॉल, बट नो मीजोडर्मल टिश्यू वाज ऑब्जर्व टूवर्ड्स द एलिमेंटिक नाल। मतलब बॉडी के बाहर तो प्रेजेंस है वो, बट अगर बॉडी के एलिमेंटिक नाल के अंदर जाओ तो वहां पर वो मीजोडर्मल टिश्यूज नहीं है। तो उसके हिसाब से आपका कौन सा सिलोम का वो एनिमल हो सकता है? तो उसका बहुत क्लियरली जो एग्जाम्पल है सूडोसिलोमेट। अब आपने एग्जाम देखो इसको, ये बिल्कुल क्लियरली आपके एनसीईआरटी में नहीं है, दिस इज द केस स्टडी। तो हम उसी हिसाब से इसको आंसर करेंगे बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑब्जर्वेशन। कैविटी लाइन जो है मिजोडर्मल टिश्यू जो फॉरवर्ड टू द बॉडी वॉल बट नॉट टूवर्ड द एनिमल एलिमेंट्री कैनाल, तो ये सूडोसिलोम है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म्स और निमेटोड्स। एसिलोमेट्स कौन से होते हैं? लैक ऑफ बॉडी कैविटी एंटायरली होती है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? फ्लैटफॉर्म। सीजोसिलोमेट्स कौन से होते हैं? ट्रू सिलोम, जिसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एनालीडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। और स्पॉन्जोसिलोमेट्स कौन से होते हैं? जिनकी सेंट्रल कैविटी जो फाउंड है स्पॉन्ज में, और विच इज़ नॉट ट्रू सिलोम, ये भी इनके अंदर भी जो सिलोम है वो सिलोम ट्रू नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पेज नंबर 32 पे है। कुछ स्पर्म के बारे में पूछा गया है कि हेड पार्ट में क्या है, मिडल में क्या है, एक्रोसोम में क्या है, टेल में क्या है। टेल किसके लिए होती है, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। हेड में क्या होता है, हेड के अंदर जो आपका एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है। मिडल पीस के अंदर क्या है, एनर्जी होती है क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और एक्रोसोम्स जो हैं वो सॉरी, एक्रोसोम्स इज फॉर एंजाइम, आई एम सॉरी फॉर मिस्टेकिंग। तो आपको इस हिसाब से करेक्ट कर लेना है। टेल फॉर स्पर्म मोटिलिटी, एक्रोसोम्स के अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है। हेड के अंदर क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल, मतलब ए का है 4, तो 1 और 2 में से एक ऑप्शन बैठता है। मिडल पीस आ गया, इसमें देखो यहाँ भी बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है मिडल पीस। तो एक या दो में से क्वेश्चन में से आपका जो भी आंसर है वो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्लांट किंगडम से, पेज नंबर 31 और 32 पे ये क्वेश्चन है। और उसमें है कि कौन सा, आप बताइए कि स्टेज जो है टेरिडोफाइट्स हैं उसको आपने करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। कि आपने पहले आपने उसके गैमेट बनाने हैं, स्पर्म एंड ओवा बनाना है, और आपको फर्टिलाइजेशन तक लेके चलना है। तो सबसे पहले आप मियोसिस कराओगे, मियोसिस होगी तभी तो आपके स्पोर बनेंगे। स्पोर कौन से बनेंगे, एक मेल का बनेगा और एक फीमेल का बनेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम बी कर रहे हैं। फिर प्रोथैलस स्टेज आएगी, स्पोर जर्मिनेट, प्रोथैलस विच इज गैमेटोस्पोर जर्मिनेट होंगे। तो बी के बाद ए आ गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आर्केगोनिया एंड एंथ्रीडिया, आर्केगोनिया फीमेल में होता है और जो एंथ्रीडिया होता है मेल में, वो डेवलप करते हैं। उसके बाद ट्रांसफर होता है एंथ्रोजॉइड्स और आर्केगोनिया, वो मेल और फीमेल दोनों मिल जाते हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं लास्ट में क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद में लास्ट में क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट से और जो ऑर्गेनिज्म है वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो आपने कहाँ से करना है, सबसे पहले मियोसिस होएगी फर्स्ट, उसके बाद प्रोथैलस बनेगा सेकंड, उसके बाद फॉर्मेशन होएगी, दिस इज थर्ड, उसके बाद ट्रांसफर होएंगे, दिस इज फोर्थ, और लास्ट में आपका फर्टिलाइजेशन होएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी गैमेट्स बन जाएंगे। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्डिक एक्टिविटी है भैया, और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में 202 पेज पे बिल्कुल क्लियरली दिखा गया है कि एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है। तो सबसे पहला होता है नोडल टिश्यू, बिल्कुल। नोडल टिश्यू कौन से हैं, एक एसए नोड से एवी नोड पर जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल न्यूरल जो सेंट्रल है, मेडुला ओब्लांगेटा है, जो डिसाइड करता है हमारे जो हार्ट रेट है, ब्रेन रेगुलेट करता है हमारे हार्ट रेट को। उसके बाद है एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स हैं, जैसे कि एंडरलिन जो हैं, और जो फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, और जो इंक्रीज करते हैं हमारी रेट ऑफ हार्ट बीट को। और उसके बाद है एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन्स, जो हार्मोन कोर्टिसोल्स होते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस हार्मोन है। ये डू नॉट डायरेक्टली जो एक्टिविटी हैं उनको रेगुलेट नहीं करते। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करेगा, आपको करेक्ट आंसर बताना है। पेज नंबर 158 पे है, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। तो सबसे पहला एजोटोबैक्टर, बिल्कुल करता है। उसके बाद ऑसिलेटेरिया, जो बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। एनाबीना बिल्कुल करता है। जो वोल्वोक्स है वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है वो नहीं करता है, आपको ये याद रखना है। और बाकी जितने भी हैं आपके, ये सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, ये आप याद रखोगे। वोल्वोक्स एक गाड़ी भी होती है, आप उससे भी टिक्की याद कर सकते हो कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 2 स्टेटमेंट दे दिए हैं आपको। उसमें बोला गया है कि आपको बताना है कि कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और आपकी ये एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी से है। कि पूछा गया है कि जो ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद द एमआरएनए, बिल्कुल करेंगे भाई। 3 तरह के आरएनए होते हैं, एक तो टी आरएनए हो गया, एक मैसेंजर आरएनए हो गया, और एक राइबोसोमल। तीनों मिलेंगे तभी तो ट्रांसलेशन होगी। तो स्टेटमेंट जो 1 है इज इनकोरेक्ट। और उसके बाद स्टेटमेंट 2, आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो प्लेस, वो कहाँ पाई जाती है, यूकेरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में, जो सेलुलर जो डिफेंस का एक मेथड है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 1 पढ़िए, ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, ये तीनों के तीनों जो इंटरेक्ट करेंगे तभी आपकी ट्रांसलेशन होगी। समझ आया। उसका स्टेटमेंट 2, आरएनए इंटरफेरेंस, जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच आरएनए मॉलिक्यूल्स जो क्या है इनहिबिट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, ट्रांसलेशन को।
but it does not occur in all eukaryotic universally, the statement is also incorrect। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकोरेक्ट हैं, तो इसका आंसर बैठेगा कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकोरेक्ट। उसके बाद ये केस स्टडी है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि अबव रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मिड एलियन जो पीस ऑफ डीएनए है वो इको आर1 के अंदर डाल दिया है, आपने फॉरेन डीएनए डाल दिया यहाँ पे, तो कौन सी स्ट्रैटेजी विल बी चूजन टू सेलेक्टिव द रिकॉम्बिनेंट क्लोनिस। तो देखो सबसे पहले आपने देखना है कि जो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग होती है उसके अंदर जो फॉरेन डीएनए है वो इंसर्टेड करते हैं प्लाज्मिड के अंदर। आपको पता नहीं चाहिए डीएनए का जो प्लाज्मिड है वो कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है क्रोमोसोम का, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जब आप इसके अंदर कहीं इसके अंदर आप जब भी फॉरेन डीएनए डालोगे तो उसका जो रिपोर्टर जीन है वो डिस्टर्ब होएगा। अब हम केस लेते हैं, ठीक है। केस में क्या किया है आपने, एक जीन है जो किसके लिए है, ये जीन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जीन है जो किसके लिए ज़रूरी है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए ज़रूरी है। और ये क्या करता है, ये हमें कौन सी कॉलोनी देता है, ये ब्लू कॉलोनी हमें दे रहा है, ठीक है। बी फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड, बी फॉर ब्लू कॉलोनी। अब हमने क्या किया है, इफ़ द फॉरेन डीएनए सक्सेसफुली इंसर्ट इनटू इको आर1, आपने क्या किया, इको आर1 के अंदर डीएनए डाल दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज की जो कॉलोनी है वो डिस्टर्ब होएगी। अब वो ब्लू से कौन सी कॉलोनी देगी हमें, वाइट, ठीक है। तो अब ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या पूछा गया है, वाइट कॉलोनी विल बी, जो वाइट कलर कॉलोनी है वो विल बी सिलेक्टेड, तो वाइट जो कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, यस, यही पहले ही क्वेश्चन सही आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया उसमें, जबकि हमें तो ब्लू दे रहा था वो, बट हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए डाल के उसके अंदर क्या किया, हमने उसकी वाइट कॉलोनीज ले ली, है ना, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ले ली हमने। तो दो को भी देख लेते हैं, ब्लू कलर कॉलोनी ग्रोन इन द एम्पिसिलिन प्लेट कैन बी सिलेक्टेड, दिस इज इनकरेक्ट। जो ऑप्शन 3 है, यूजिंग एम्पिसिलिन डाटा साइकिल कंटेनिंग मीडियम प्लेट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 जो है, ब्लू कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो जो वाइट जो ऑप्शन 1 है सिर्फ वो ही आपका 1 है जो वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म इली एंड लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन, पेज नंबर 182 है और बायोटेक्नोलॉजी से है। देखो यहाँ बिल्कुल लिखा है, ईयर भी आपको याद होना चाहिए, 1983 के अंदर एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने टू सीक्वेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड इकोलाइट टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। तो ये कहाँ पे किया है इन्होंने, बैक्टीरियम के अंदर किया है, तो राइट आंसर क्या है, 1 है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लास है एंजाइम की जो आपको रिएक्शन दे रखी है, तो ये क्या चल रहा है, ये एक ट्रांसफेरेज, इसमें जो ग्रुप्स हैं, देखो आप जो ग्रुप हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिया है एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट के अंदर। और इसको आपको पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा फोरा फैक्ट्स, हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है, लाइएज जो डबल बॉन्ड और एडिशन ऑफ जो ग्रुप ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रांसफेरेज जो ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप को वन मॉलिक्यूल्स से लेके अनदर मॉलिक्यूल्स की तरफ। और उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है मोनोकोट स्टेम के लिए, तो ये एक फीचर्स क्या मोनोकोट स्टेम के अंदर, फ्लोएम पैरेन्काइमा इन मोनोकोट स्टेम इज टिपिकली प्रेजेंट नॉट एब्सेंट, तो ये नॉट करेक्ट बताना है आपने, ठीक है। तो ये है हाइपोडर्मिस मोनोकोट ऑफ्टन मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो है मोनोकोट के स्कैटर्ड होते हैं और बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। और वेस्कुलर बंडल जो है मोनोकोट जनरली कोजॉइंट्स हैं और क्लोज्ड हैं, तो इसका जो बचा है आंसर 4 जो है इसका इज द राइट आंसर, फोर्थ जो है इज द राइट आंसर। और सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है आज का वो पूछा गया है ब्रायोफाइटा के बारे में। तो आपने क्या करना है, आपने रिलीज़ करवाने हैं सबसे पहले आपने इवेंट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। तो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले आपने मेल को पास कर दिया। देखो सबसे पहले में क्या किया आपने, मेल जो गैमेट है उसको आपने पानी में डाल दिया, ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट है रिलीज ऑफ एंथ्रोजाइट इनटू वाटर फर्स्ट।
उसके बाद क्या होगा, एंथ्रोजाइट्स फ्यूज़ करेगा किसके साथ भाई, अगर मेल निकल चुका है तो किसके साथ जुड़ेगा, दूसरे स्टेप में वो फीमेल के साथ जुड़ेगा। तो ये किसके साथ फ्यूज़ करने जा रहा है, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड विद एग, तो दिस इज अ सेकंड। तो मतलब ई और ए सबसे पहले है। सो ई और ए, एक सेकेंड, अटैचमेंट ऑफ, उसके बाद थर्ड इज अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, बी ई ए, सबसे पहले आएगा ई, देन ए, देन बी, देन डी, एंड लास्ट में सी ही आएगा आपका, ऐसे आंसर बनेगा। दिस इज द, आई थिंक रोड, मतलब देर इज अ मिस्टेक इन ऑप्शंस, ठीक है, तब जाके वो हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद है लास्ट में पूछा गया है आपका कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो सीटी स्कैन होता है और एमआरआई होती है, ये कैंसर को डिटेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में। उसके बाद है बीटा, जो जो बी जो केमियोथेरेपेटिक ड्रग है, किल द कैंसरियस सेल्स, नॉट कार्सिनोजेनिक, नॉन कैंसरियस सेल्स। तो इसमें क्या पूछा गया है, चूज द राइट आंसर, ठीक है, राइट पूछा गया है इसमें। तो इसमें पूछा गया राइट आंसर, and biological in the case of leukemia blood decrease, in case of leukemia blood cell count typically increase not decrease, ये आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। और chemotherapeutic drug are not biological response modifier, they are chemical agent to kill the cancer, ये गलत है, डी एंड ई। तो इसका आंसर 4 है, डी और ये गलत है, बाकी करेक्ट है, ये गलत है। कि बायो जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर तो होती नहीं, वो तो केमिकल एजेंट्स है, सिर्फ कैंसर को ही मारने के लिए जा रही है, वो सारे सिस्टम को थोड़ी फेल कर देंगी। और उसके बाद ल्यूकेमिया में ब्लड काउंट इंक्रीज होता है, दिस इज अ ब्लड कैंसर भाई, तो इंक्रीज होएगा, डिक्रीज थोड़ी होगा इसके अंदर। दिस इज ल्यूकेमिया, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी एंड और जो भी है चल रहा है उसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी कोई चीज़ आपको कोई मेरे को सजेशन देना है तो प्लीज़ ऑन माई जो कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।